नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। साप्ताहिक मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन संबंधी सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते मैंने मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न आपको उत्तर लेखन के लिए दिए थे। कुछ लोगों के उत्तर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मिले हैं, जिसका स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ किसी भी दिए गए प्रश्न का एक स्टैंडर्ड आंसर कैसे होना चाहिए, किस शब्द सीमा में या कितने लाइन में लिखना है, इन सब जो डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के उसको दूर करने के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगले हफ्ते के लिए जो हमको प्रश्न लिखना है मुख्य परीक्षा में आए हुए, वो मैंने लिख रखे हैं। ये अगले हफ्ते का आपका कार्य होगा, जिसके अंतर्गत आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिख के हमारे ऑफिशियल ग्रुप, टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप आज़ाद CGPSC यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप में भेजना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक। जिसके अंतर्गत आपको सामरी पाठ की स्थिति, भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। शब्द सीमा लिखी हुई है उस क्वेश्चन के अंत में। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण का परीक्षण आपको करना होगा। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी वर्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न के रूप में आपको छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी संसाधन के प्रकार, मिट्टी की समस्या और संरक्षण, मिट्टी के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों की समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है, कीवर्ड है, ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दंडकारण्य पठार की स्थिति और भौतिक स्वरूप का वर्णन करना है। शब्द सीमा हर एक प्रश्न की दी हुई है। जैसे ये जो आखिरी के दो प्रश्न है, इसकी शब्द सीमा होगी 125। जैसा कि आपको पता होगा, नए सिलेबस के हिसाब से जो मैक्सिमम शब्द सीमा है किसी भी उत्तर को लिखने के लिए वो है 175 शब्द। उसके पहले जो शब्द सीमा होती है 175 के पहले वो होती है 125। तो फिलहाल मैंने इस जो वीडियो में, इस क्लास में आपको 125 अधिकतम शब्द सीमा 125 के प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो कीवर्ड लिखे हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके संबंध में ही मैंने प्रश्न दिए हैं। अब इन पे ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित किसी भी क्षेत्र की स्थिति और उसके भौतिक स्वरूपों को वर्णन करना होता है अधिकतर प्रश्नों में। यह वही प्रश्न है जो विगत वर्षों में CGPSC द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, इसका ध्यान रखें। तो ज़्यादातर आप देखिएगा, या इसके भी पहले जो मैंने वीडियो में प्रश्न दिया था मुख्य परीक्षा का, उसमें भी ये कीवर्ड आपको देखने को मिला था कि स्थिति और भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है, या भौतिक स्वरूप का वर्णन करें। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में दंडकारण्य पठार की स्थिति और भौतिक स्वरूप, यहाँ पर सामरी पाठ की स्थिति और भौतिक स्वरूप। वैसे ही कुसमी पाठ की भौतिक स्थिति या उच्चावच का वर्णन पूछा था, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्राकृतिक प्रदेश की, किसी भी पहाड़ की, किसी भी पठार की स्थिति या भौतिक स्वरूप पूछा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो कीवर्ड है भूगोल के अंतर्गत आने वाला, वो है विशेषता। किसी भी क्षेत्र से संबंधित उस क्षेत्र की विशेषता क्या होगी। अब विशेषता क्या होती है? किसी भी विषय वस्तु के विशेष होने का जो महत्व है उसे विशेषता कहते हैं। विशेष होने का भाव कि उस स्थान या उस विषय वस्तु से संबंधित विशेष बात क्या है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत जितने भी हमारे टॉपिक हुए हैं, उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कीवर्ड्स जो हैं स्थिति और भौतिक स्वरूप और विशेषता, अधिकतर प्रश्नों में आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके अगले हफ्ते के लिए प्रश्न, जिसका उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, ऑफिशियल, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है। चैनल में तो आप आंसर नहीं भेज सकते, आपको भेजना है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप किस नाम से है? ऑफिशियल ग्रुप आज़ाद CGPSC अकेडमी, ठीक, और यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, ठीक है। तो इस नाम से आपको ग्रुप सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है और उसमें अपने उत्तर भेजने हैं। हर एक के उत्तर का फीडबैक मैं उस चैनल में आपके लिए देने वाला हूं हर हफ्ते, ठीक है। तो चलिए इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते में दिए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।
इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों के नाम लूँगा जिन्होंने उत्तर भेजे हैं, ठीक है। उनके बारे में जो फीडबैक है मैं उसी चैनल ऑफिशियल ग्रुप में देने वाला हूँ, टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप में देने वाला हूँ, क्योंकि सार्वजनिक रूप से किसी का फीडबैक देना मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। तो इस कारण हमारा जो ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा, ऑफिशियल ग्रुप आज़ाद CGPSC के नाम से, उसमें सभी के फीडबैक हर हफ्ते दिए जाएंगे। नाम मैं अनाउंस कर देना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी उत्तर लिख के भेजे हैं पिछले हफ्ते के। एक है सैफ़ी खान, एक रूही है, रवि चौहान, पूर्णिमा निषाद और नेहा देवांगन। इन लोगों ने, इन 5 लोगों ने उत्तर लिख के भेजे हैं। सभी का प्रयास काफ़ी अच्छा था, ठीक। कुछ पहली बार होंगे तो कुछ कमियां भी अवश्य होंगी किसी भी स्टूडेंट में। तो उस कमी के बारे में मैं संयुक्त रूप से आपसे ये कहना चाहूँगा कि विषय वस्तु का ध्यान रखें। विषय वस्तु से संबंध मतलब है कंटेंट से, कि प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, इसके संबंध में उत्तर क्या होना चाहिए, इसकी मैं चर्चा फिलहाल आपके सामने करूंगा। और पर्सनल फीडबैक हर एक के बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको दूंगा। चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, प्रश्न मैंने दिए थे कि कुसमी पाठ के उच्चावाच का वर्णन कीजिए 30 शब्दों में। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह कहाँ मिलते हैं 30 शब्दों में। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी अबूझमाड़ की विशेषता। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं वो मैंने दिए थे। बारी बारी से हम सभी प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के बारे में बात करेंगे। किसी भी उत्तर लेखन के लिए आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखनी है कि उस प्रश्न के उत्तर में क्या चीज़ समाहित होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है विषय वस्तु। विषय वस्तु, ठीक। विषय वस्तु से संबंध मेरा मतलब ये है, मेरा आशय ये है कि जो पूछा है वही लिखें, केवल वही लिखें, ये ध्यान रखें आप, ठीक। जैसे कि एक प्रश्न मैं लूंगा जो पिछले हफ्ते मैंने दिया था कि कुसमी पाठ के उच्चावच का वर्णन कीजिए। अब उच्चावच का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आपको वो जो शब्द है उच्चावच, उसका मतलब पता होना चाहिए। तो उच्चावच किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए किसी भी स्थल की ऊंची और निचली, ठीक है, सतहों से मिली हुई आकृति या पैटर्न को कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई या निचाई से बने हुए प्रतिरूपों को या पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में पठार है, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, इस प्रकार बने हुए क्षेत्र को या स्थलाकृतियों को उच्चावच कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमको क्या बताना था कि कुसमी पाठ के अंतर्गत पठार है, पहाड़ हैं, घाटियां हैं, वह किस स्वरूपों में है, ठीक है। यह उच्चावच था हमारा, ना कि उसमें हम ये वर्णन करते कि कुसमी पाठ कहाँ पर है, किस जिले के अंतर्गत आता है, ये सब नहीं। क्योंकि शब्द सीमा भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और शब्द सीमा कितनी थी उसकी, 30 शब्द। इसके बारे में भी बात करूंगा, शब्द सीमा के बारे में भी बात करूंगा। 30 शब्द के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न में आपको केवल उस प्रश्न से संबंधित तथ्यों को लिखना है, ये ध्यान रखिए। मतलब एग्जैक्टली जो पूछा है बस वही, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं। उच्चावच मतलब उच्चापद, या तो पठार है यहाँ पर, या तो घाटियाँ हैं, या तो पहाड़े हैं बस, या फिर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। एग्जैक्टली 30 वर्ड्स, 3 लाइन होता है,
3 से 3.5 लाइन होगा अगर आप औसतन एक लाइन में 7 से 8 शब्द समाहित करते हैं। ठीक है, तो 3.5 से 4 लाइन हो सकती है इसकी। तो ये चीज़ ध्यान रखा है, विषय वस्तु आपके सबसे पहले कि जो पूछा है वही लिखें, अन्यथा बातें ना करें किसी भी प्रश्न में। ठीक, दूसरी जो बात है वो आपको ध्यान रखना है शब्द सीमा के बारे में। अब शब्द सीमा, विभिन्न शब्द सीमा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक हो गया 30 शब्द में 2 अंक के प्रश्न, तो इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देखो या भूमिका बांधो उसके बाद मेन कंटेंट पे आओ, ऐसा कुछ नहीं। सीधे टू द पॉइंट 30 शब्द के प्रश्न में आपको आना है और उत्तर लिखना है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर वो शब्द सीमा को पूर्ण कर लेते हैं तो बस इतना ही आपको लिखना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं लिखना है कि काली मिट्टी अधिक जल ग्रहण करती है, मतलब माफ़ कीजिए, जल धारण क्षमता अधिक होती है, उपजाऊ अधिक होती है, ये सब बातें नहीं करना है आपको काली मिट्टी के बारे में। सिर्फ स्थान का वितरण पूछा है, स्थान के बारे में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो 30 शब्द में कोई भी भूमिका या इंट्रोडक्शन की आवश्यकता हमको नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे पूछ दिया कि भाई धारवाड़ शैल समूह किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सीधा आपको याद रखना है कि धारवाड़ की 3 सीरीज मैंने आपको बताई थी, चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज और दंडकारण्य सीरीज। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ कुछ क्षेत्र आपको नाम लिख देने थे, 30 शब्द पूरे हो जाते। अब शब्द सीमा के बारे में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपने उत्तर जो है वो लाइन वाली कॉपी में लिखें। ठीक है, क्योंकि जो हमको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने हैं वो लाइन वाली ही रहने वाली है, तो प्रैक्टिस आपकी सबसे अच्छी लाइन वाली कॉपी में होगी। कोरे पेज में अपने उत्तर ना लिखें, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, एक लाइन के अंतर्गत अधिकतम 7 से 8 मुख्य शब्द आते हैं औसतन। मुख्य शब्द से अभिप्राय है कीवर्ड से, मतलब उसमें कौन कौन से शब्द नहीं काउंट किए जा सकते, से, की, है, तो, यह जो सारे छोटे छोटे शब्द हैं, पर, यह सारे शब्द को काउंट ना करें अपनी शब्द सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये शब्द काउंट ना करें, मतलब इनको हम समाहित ना करें, उसके बाद भी औसतन एक लाइन में 7, अधिकतम बता रहा हूं, 7 से 8 शब्द मुख्य शब्द हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर 30 शब्द लिखा जाए, 30 शब्द लिखा जाए तो 3.5 लाइन से 4 लाइन में आपका 30 शब्द का उत्तर हो जाएगा। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले जितने भी शब्द सीमा अगर बढ़ेंगे तो उसमें कितने लाइन आने वाले हैं। 7 से 8 शब्द प्रति लाइन देखने के हिसाब से। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखें, मुख्य शब्द होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर 30 शब्द दिया है तो एक बात अवश्य दिमाग में बैठा लें, 30 शब्द अगर दिया है तो थोड़ा सा उसका उल्लंघन भी हो जाए, मतलब 30 शब्द से ज़्यादा लिखा जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, उल्लंघन से मेरा मतलब उस शब्द सीमा से ज़्यादा लिखना, कम लिखना नहीं। 30 शब्द दिया है तो मिनिमम 30 शब्द तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी थोड़े हो सकते हैं, 40 जा सकता है, 45 जा सकता है अगर स्पेस है, लेकिन 30 शब्द अगर दिया है तो उससे कम बिल्कुल ना लिखें आप, ये ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, इस स्थिति में जैसे बड़े शब्द सीमा वाले प्रश्न हैं उसमें हमने किसी टॉपिक के बारे में बहुत ही कम पढ़ लिया है और उतनी शब्द सीमा नहीं जा रही है, तो हमारी एक स्थिति मजबूरी की हो सकती है कि हम उस शब्द सीमा को ना छुएं और जितना हमको आता है उतना ही लिखें। शब्द सीमा पूर्ण करने के चक्कर में विषय वस्तु से ना भटकें आप, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हो सकता है कम लिखने पे आपको कम नंबर मिले, लेकिन कम लिखने के साथ साथ अगर उसके बाद शब्द सीमा को पूर्ण करने के रूप में आपने ज़्यादा लिख लिया, ठीक है, कुछ भी बातें ऐड कर दी, जो नहीं भी थी उसको भी ऐड कर दिया शब्द सीमा पूर्ण करने के लिए, तो उस केस में आपके पूरे उत्तर कट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कम लिखेंगे कम नंबर मिलेगा, कुछ भी ज़्यादा लिखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, शब्द सीमा। ठीक,
60 शब्द में होंगे, आगे फिर 100 शब्द में होंगे, 125 शब्द में होंगे, और अधिकतम आपको कितने शब्द में लिखने होंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? 175 शब्द, 175 शब्द। ठीक है, तकरीबन 25 लाइन के आसपास, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए अगर इतने शब्द आप समाहित करते हैं एक लाइन में अंतर्गत। साथ ही साथ आपकी जो लिखावट होनी चाहिए, आपकी जो लिखावट है वो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लिखावट अच्छी होने से मतलब साफ सुथरा होना है, ना कि अच्छी राइटिंग। ध्यान रखिए, किसी की राइटिंग अगर अच्छी नहीं भी है तो बिना काट पीट किए अगर आप एक अंतराल में लिख रहे हैं, एक स्पेस देते देखते लिख रहे हैं, तो आपके उत्तर जो पुस्तिका है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। ठीक है, जांचने वाले को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बिना किसी हेजिटेशन के वो पढ़ सकते हैं आपका उत्तर अच्छे से, अगर आपने साफ सुथरा लिखा है। अच्छी राइटिंग है, खराब राइटिंग है, इसके बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लिखावट आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये हो गई उत्तर पुस्तिका में आपके उत्तर लेखन से संबंधित कुछ बातें, शब्द सीमा से कुछ बातें। ठीक, अब विषय वस्तु वाली बात हो गई, शब्द सीमा वाली बात हो गई। अब मैं एक और महत्वपूर्ण जो बात करूंगा उसमें है किसी परीक्षक की मेंटेलिटी को समझना। ठीक है, किसी परीक्षक की मेंटेलिटी को समझना, मानसिकता को समझना कि वो किसी उत्तर में क्या देखना चाह रहा है। आप खुद एक परीक्षक के तौर पे अपने आप को रखिए और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको कैसा दिखना चाहिए इसके बारे में सोचिए। तो किसी भी प्रश्न के उत्तर के बारे में आप ये उम्मीद करेंगे कि भैया वो उत्तर जो है उस प्रश्न से संबंधित हो पूर्ण तरीके से, एवं उसकी समझ ऐसी होनी चाहिए कि जो कि किसी एक बुक में लिखी होती है। मतलब जो पूछा है उसका उत्तर अगर लिखा हो तो उससे वही आशय निकल के आना चाहिए जो प्रश्न में है। सीधी बात यही है। ठीक है, आशय निकल के आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जैसे एक बुक में लिखावट होती है, किसी पुस्तक में लिखावट होती है, इसका ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको राइटर बनना है, नहीं। सामान्य शब्दों में भी लिखते हुए किसी भी उत्तर को अच्छे से समझाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले परीक्षक होने के नाते यह चीज़ लगेगी, आवश्यकता लगेगी कि भैया मुझे उत्तर समझ में आना चाहिए कि भैया स्टूडेंट ने क्या लिखा है। इस मेंटेलिटी से आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दें कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो परीक्षक की मानसिकता, की समझ रखते हुए आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, एक और बात देखिए, परीक्षक को आपको पहचानने के लिए उसके पास क्या है कि आप लायक हैं या नहीं किसी भी परीक्षा में चयनित होने के लिए, उसके पास सिर्फ आपकी उत्तर पुस्तिका है जिससे वो आपको समझ सकता है, इवेलुएट मूल्यांकन कर सकता है और उसके आधार पर आपको अंक दे सकता है, जिसके आधार पर आप आगे किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय पत्र है जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो जितना अच्छे से अच्छा आप समझाने में सक्षम होंगे, मूल्यांकन आपका होगा और आपको अंक मिलेंगे। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी परीक्षक के संबंध में एक और बात उत्तर संबंधी आपको याद रखना है कि आपके उत्तर में परीक्षक को परिपक्वता नजर आनी चाहिए। परिपक्वता, मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना लगे भाई कि किसी प्रश्न का उत्तर अगर आप लिख रहे हैं तो ये किसी स्कूल का बच्चा 10वीं 11वीं या प्राइमरी क्लास का बच्चा उत्तर लिख रहा है कि प्रश्न को रटा है और लिख दिया। ऐसा नहीं, आपके उत्तर में एक परिपक्वता, मैच्योरिटी का लेवल होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, तो यह परीक्षा के संबंध में उसकी मानसिकता को समझते हुए उसको किस प्रकार से समझाया जा सकता है उस प्रश्न के बारे में, साथ ही साथ उत्तर में परिपक्वता का परिचय आपको देना है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें, ठीक है, यह परीक्षा के संबंध में हो गया। इतनी बातें अगर आप उत्तर में लेके चल रहे हैं
तो यकीन मानिए धीरे धीरे ही सही, मैं नहीं बोलता एक बार में मैंने यहाँ बता दिया तो अगला उत्तर आपका एकदम अच्छा हो जाएगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी इन बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ सारी बातें आपको ध्यान में रखते चलने हैं। तो ये थी मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। शब्द सीमा हो गई, विषय वस्तु हो गई, परीक्षा की मेंटालिटी हो गई। अब हम जो मैंने प्रश्न दिए थे उसके संबंध में कुछ कैसे उत्तर लिखा जाना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए बारी बारी से प्रश्न लेते हैं जो मैंने दिए हुए थे। जैसे कि मैंने एक दिया था कुसमी पाठ के उच्चावच का वर्णन। पहले तो उच्चावच मैंने क्या बोला था कि किसी भी स्थल के ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। इसको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कुसमी पाठ के उच्चावच मतलब कुसमी पाठ के अंतर्गत पठार हैं, पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। मतलब उसकी जो स्थलाकृति है, भू आकृति है, किस प्रकार की है। इस उच्चावच को एक और नाम से इंग्लिश में जाना जाता है रिलीफ। ठीक है, ये ध्यान रखें, उच्चावच मतलब रिलीफ। तो कुसमी पाठ के संबंध में सबसे पहले आपको ये बता देना था, 30 शब्दों में लिखना था। ज़्यादा कुछ तो हम इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, लेकिन ये दिया जा सकता था कि कुसमी पाठ जो है वह बलरामपुर जिले के दक्षिण भाग में है। ठीक, इस पाठ भूमि के अंतर्गत गहरी घाटियाँ या गार्ज पाई जाती हैं। इसके उठे हुए भाग जो पठार के रूप में है, उसके शिखर समतल प्राय है, जिसकी जमीन या जिसकी भूमि जो है ऊसर है। ऊसर बोलने का मतलब अनुपजाऊ, मतलब ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है। ठीक, कुछ कुछ मैदानी क्षेत्रों में मैदान भी पाए जाते हैं, मतलब पठार के मैदानी भाग में जिसको पाट कहते हैं उसमें घास पाए जाते हैं। संकीर्ण घाटियाँ एवं गार्ज हैं। नदियों के द्वारा इन पाट प्रदेशों को या इन पाटों को विच्छेदित कर दिया गया है, जिससे इनके भूमि में बहुत ही विषमताएं हैं। ठीक है, हो सकता है ये शब्द सीमा थोड़ी सी अधिक हो गई, 40-45 शब्द के चले गई होगी, लेकिन उच्चावच के संबंध में आपको ये सारी बातें लिखनी थी, भू आकृति से संबंधित। ठीक है, आगे मैं अगले प्रश्न की बात करूं कि छत्तीसगढ़ में धारवाड़ शैल समूह कहाँ मिलता है। 30 शब्द में लिखना है, तो इसमें तो कोई सैद्धांतिक वाली बात ही नहीं है। जो भी तथ्य आपने पढ़ रखा है इसके संबंध में आपको पता होनी चाहिए और लिखनी है। ठीक है, तो धारवाड़ कहाँ कहाँ मिलता है मैंने पूरा बताया। 3 सीरीज इसकी बताई है, चिल्फी घाटी सीरीज, सोनाखान सीरीज और दंडीकारण सीरीज। ठीक, शब्द सीमा आराम से पूरी की जा सकती थी बिना किसी गैस वर्क के। आगे बात करें, काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूरा मैंने बताया है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। छत्तीसगढ़ या फिर महानदी बेसिन के निचले भागों में जो क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ महानदी गुजरती है वहाँ पर पाई जाएंगी। साथ ही साथ मैकल श्रेणी के क्षेत्रों में पाई जाएंगी। साथ ही साथ ऊपर में अंबिकापुर, रामानुजगंज या फिर कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन के आसपास के क्षेत्रों में भी काली मिट्टी पाई जाएंगी। यह सारी चीज़ें इसमें समाहित करके आराम से 30 शब्दों में बहुत ही प्रिसाइज आंसर लिखा जा सकता था। आगे बात करें जिसको अधिकतर लोगों ने भटक के आंसर लिखा है, कहना चाहिए अबूझमाड़ की विशेषता। अब अबूझमाड़ में कुछ आंसर, मुझे कुछ उत्तर ऐसे मिले हैं कि भाई इसमें बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा एवं अरब सागर की आने वाली शाखा दोनों से वर्षा होती है। लेकिन इस संबंध में आपको नहीं बताना है ना, इस संबंध में आपको बताना ही नहीं है। सबसे पहले तो लिखा है कि अबूझमाड़ की विशेषता का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो अबूझमाड़ की विशेषता के बारे में वर्णन करना है। और यह जो हमारा टॉपिक है यह किस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आ रहा है, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आ रहा है। तो कोई भी विशेषता, किसी भी क्षेत्र की विशेषता 3 प्रकार से हो सकती है। या तो भौगोलिक विशेषता होगी, भौगोलिक या भौतिक विशेषता होगी। ठीक है, या तो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक या फिर सामाजिक विशेषता होगी, या उस क्षेत्र की आर्थिक विशेषता होगी। मतलब वहां पर रोजगार के क्या साधन है, इस प्रकार। तो देखिए भूगोल का टॉपिक है, तो आप ही बताइए तीनों में से कौन सी विशेषता होनी है। आपका आंसर आएगा कि भौगोलिक विशेषता होनी है।
तो अबुझमाड़ के संबंध में जिन लोगों ने भी जनजाति के बारे में वर्णन किया है कि यहाँ पर जनजाति जो ये निवास करते हैं उन्हें बाहर के लोग पसंद नहीं है, उनकी एक अपनी आर्थिक स्थिति है, जो भी है, अगर जनजाति आपने ऐड कर दिया तो वह भौगोलिक विशेषता नहीं, सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो अबुझमाड़ की विशेषता के संबंध में अगर भूगोल से प्रश्न पूछा गया है तो हमको उसमें भौगोलिक विशेषता के बारे में वर्णन करना है, ना कि अन्य दो विशेषता के बारे में। समझिए, ठीक है। 60 शब्दों में लिखना था तो उत्तर क्या होता कि अबुझमाड़ किस क्षेत्र में विस्तारित है। फिलहाल तो आपको बताना था कि नारायणपुर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अबुझमाड़ क्षेत्र का विस्तार है। इतनी बातें होने के बाद अब बातें कीजिए कि सबसे अधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। लगभग 180 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। इस क्षेत्र में खुरसेल घाटी का भी विस्तार है जो सागौन के वृक्षों से वनाच्छादित है। ठीक है, इतनी बातें। और ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि शब्द सीमा पूरी नहीं हुई तो अबुझमाड़ का मतलब बता दीजिए भौगोलिक रूप से। अबुझ का मतलब होता है, अबुझ का अर्थ होता है ना समझ आने वाला। ठीक है, और माड़ का अर्थ होता है जंगल, पहाड़ी या घाटियां या ऐसे क्षेत्र जिनको अभी भी नहीं समझा गया है, नहीं खोजा गया है। इस प्रकार से आपके 60 शब्द जो है भौगोलिक विशेषता के अंतर्गत ही रहते हुए पूरे हो जाएंगे। समझिए, ठीक है। तो यह था 2018 से आए हुए प्रश्न मुख्य परीक्षा में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के भौतिक 2017 से जो प्रश्न आए थे, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों के नाम आपको लिखने थे। तो भौतिक विभाग में ध्यान रखिए, आपको इस हिसाब से वर्गीकृत नहीं करना है कि कौन से पहाड़ी क्षेत्र है, कौन से मैदानी क्षेत्र है, कौन से पठारी क्षेत्र है। नहीं, कुछ लोगों ने किए हैं। आपको इसमें जो 4 भौतिक प्रदेश मैंने बताए थे, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, इस प्रकार से चारों का नाम लिखते हुए कहां से कहां तक विस्तृत है, मतलब किन किन जिलों में विस्तृत है, इसका वर्णन करना था इसके अंतर्गत। 30 शब्द आराम से पूरे हो जाते और पूरा में पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहते आपके। ठीक है, आगे कन्हार मिट्टी का वितरण। कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी का वितरण और उसका महत्व। वितरण तो मैंने बता दिया था कि कहां कहां पर पाया जाएगा। इसका महत्व क्या है? महत्व ऐसा है कि जल धारण क्षमता अधिक होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, इसमें उगने वाले फसल कौन कौन से, मुख्य रूप से कपास और गेहूं और अन्य फसल। ठीक, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इन सब बातों की चर्चा करनी थी जो महत्व के अंतर्गत आ जाती है। और वितरण तो आप पहले से बता चुके हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार से आराम से इसकी शब्द सीमा जो 30 की थी उससे ज़्यादा ही आप लिख सकते थे। ध्यान रखें। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की स्थिति और भौतिक स्वरूप। फिर से वही जो कीवर्ड है, क्या? स्थिति और भौतिक स्वरूप। छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बारे में। तो यह जो है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था? 60 शब्द की सीमा है। तो कभी भी 60 शब्द की सीमा के अंतर्गत आप एक लाइन का उसका परिचय दे सकते हैं, एक लाइन का परिचय दे सकते हैं कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार नहीं पूछा, हाँ स्थिति तो पूछा है, ठीक है आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों को भौतिक विभाजन के आधार पर महानदी बेसिन के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ रही है जो आपको काफ़ी बतानी आवश्यक है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की स्थिति और भौतिक स्वरूप का वर्णन। सबसे पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो सबसे आवश्यक बातें हैं वो मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आता है, जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई उसके सबसे पहले, या तो मैंने उत्तर लेखन के बाद जो जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ें बताई, लेकिन उत्तर लेखन में आने से पहले क्या चीज़ आवश्यक है वो चीज़ समझ लीजिए। उत्तर लेखन को करने से पहले आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि उस अध्याय या टॉपिक के संबंध में आपको संपूर्ण ज्ञान हो।
ये ध्यान रखें। कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब उस टॉपिक से संबंध में आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है डिटेल में, तभी आपको यह समझ में आएगा कि उत्तर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऊपर ही ऊपर तौर पे पढ़ रखा है और आप कहेंगे कि आप उत्तर लिख लें, अच्छा उत्तर लिख लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक से संबंध में या विषय से संबंध में क्या सोर्स आपको लेना है, क्या बुक से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, यह मैं आपको बताने वाला हूं एक वीडियो बनाकर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, कभी भी उत्तर लिखने आए तो उसके संबंध में आप पूरी चीज़ें डिटेल से पढ़ लें, तब उत्तर लिखने आए, ना कि ऊपर ही ऊपर पढ़ के। ये ध्यान रखें, उत्तर लिखने से पहले की बात है। चल, यह बातें बतानी आवश्यक थी। अब मैं बता रहा था कि भाई छुरी उदयपुर की पहाड़ी का जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखें 60 शब्द सीमा है। एक लाइन का परिचय हो सकता है कि महानदी बेसिन के अंतर्गत रखा गया है। अब आप विस्तार से बता दीजिए, किस जिले से किस जिले तक, मतलब स्थिति पूछी है इसकी, किस जिले से किस जिले तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व कहाँ से, कोरबा से रायगढ़, मतलब हसदो नदी के पूर्व भाग में कोरबा के छुरी और पोरी उपरोड़ा से स्टार्ट होकर तहसील से चालू होकर रायगढ़ के घरघोड़ा और धर्म जयगढ़ तक इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यहाँ से हमने कर दिया, ये हो गई क्या भौगोलिक स्थिति। ठीक, अब भौतिक स्वरूप के बारे में बताइए कि कैसे हैं इसके पहाड़, इसमें घाटियाँ कौन सी है, पहाड़ में पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इस प्रकार आप इसका पूरा वर्णन कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ के। ठीक है, आगे एक प्रश्न और था कि छत्तीसगढ़ के पाट स्थलाकृति मतलब जो पाट प्रदेश के बारे में जो भी संपूर्ण रूप से जो विशेषता है उसकी वो बताना है कि पाट किसे कहते हैं, 60 शब्द सीमा इसकी भी। तो पहले पाट बता दीजिए कि पठार के ऊपरी समतल भूभाग को पाट कहते हैं। यहाँ से बताइए कि भैया यहाँ पर तीव्र ढाल वाली घाटियाँ हैं, ठीक है, काफ़ी विषमताएँ हैं। यह सारी बातें जो पहले भी हमने कर रखी है चर्चा में, वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, मतलब सभी पार्ट को समूहित करते हुए, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि भैया जो पाठ स्थलाकृति का वर्णन है उसमें आपको अलग अलग पाठ प्रदेशों के नाम लिख के वर्णन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 60 शब्दों में अलग अलग पाठ प्रदेशों के नाम लिख के अगर आप वर्णन करने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। वो सभी पाठ का बिना नाम लिए सामूहिक रूप से उसकी विशेषता का वर्णन आपको 60 शब्द सीमा के अंतर्गत करना है। ठीक है, कि पाठ के संबंध में क्या विशेषता हो सकती है। ठीक, अब एक जो कितने शब्द सीमा वाला प्रश्न था, 200 कुछ शब्द सीमा वाला जो मैंने प्रश्न दिया था, उसमें 2 प्रश्न थे। सबसे पहले तो भौतिक विभागों का वर्णन आपको करना था, नहीं, भूगर्भिक संरचना के बारे में वर्णन करना था। भूगर्भिक संरचना काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। और फिर धारवाड़ और करप्पा शैल समूहों के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिजों का वर्णन आपको करना था। पूरी चीज़ें क्लास में बता दी गई हैं। अगर आप सिर्फ तथ्य लिखें जो मैंने बताए हैं इस टॉपिक से अंतर्गत, तो आपके शब्द सीमा आराम से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उत्तर प्रभावी होगा। दोस्तों, ये बातें आप बिल्कुल ना भूलें, और जो भी बातें मैंने आज बताई है इसको ध्यान में रखें। एक अलग से मैं सेशन बना दूंगा कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बना दी जाएगा। साथ ही साथ अगले एक आध वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट या एक बुक रिव्यू देने वाला हूँ कि किसी भी विषय, पूरे छत्तीसगढ़ पीएससी के सभी विषय के बारे में बात करते हुए किस विषय को किस बुक से पढ़ना है, इसके लिए एक वीडियो सेपरेट आपको बना के दे देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज जो मैंने प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में भेजना है, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, या फिर इसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लिख के भेजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, उत्तर खराब है अच्छा है बिल्कुल मैटर नहीं करता, अभी शुरुआती तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भाग लेंगे, रेगुलर रूप से उत्तर लिखेंगे, तो बिल्कुल ही आपको एक समय के बाद चेंज देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लिख के रख लीजिए। जितनी भी बातें मैंने आज बताई है उसको फॉलो कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा यह परिवार बढ़ेगा उस परिवार के सदस्यों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, और किसी भी ग्रुप में कंपटीशन का होना उस ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा हम अपनी तैयारी रखेंगे और ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा ही फ़ायदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में, हमारे बारे में, इस चैनल के बारे में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने उत्तर भेजिए, पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।